हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आपने मोल कंसेप्ट को मुझे लगता है काफी अच्छे से और मेहनत के साथ पढ़ लिया होगा। कोई भी क्वेश्चन नीट 2020 एंड जेई मेन 2020 सेकंड वाले में मोल कंसेप्ट का गलत नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो हमें बड़ा दुख होगा, क्योंकि हमने उन सारे कंसेप्ट को, उन सारे क्वेश्चंस को पूरा का पूरा कवर कर लिया। और आज हम लोग जो लेक्चर 8 पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, 8th लेक्चर। और 8th लेक्चर के बाद मोल कंसेप्ट को जय हिंद करेंगे और हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। या तो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम या पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, रिडॉक्स इसलिए पढ़ेंगे कि कुछ बच्चे मोलैरिटी, नॉर्मलिटी इन सब के क्वेश्चन करते तो रिडॉक्स का यूज हो जाता है, एन फैक्टर निकालना आ जाता है उन्हें। इसलिए यहां पर अभी मोलैरिटी कंसंट्रेशन यूनिट जो 11th में थोड़ी सी उसको रोकेंगे, पहले रिडॉक्स पढ़ेंगे, आपको एन फैक्टर की नॉलेज देंगे, जिससे कुछ बच्चे 12th में हैं वो अपना रिवीजन कर रहे हैं तो वो पहले रिडॉक्स पढ़ें, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ें। इसलिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, ठीक है। अगर मेरा कॉम्बिनेशन अच्छा लगा करे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ओके। अब देखो, आज हम लोग जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है पीओएसी रूल, जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। ध्यान से समझना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पीओएसी रूल की बात कर रहे हैं। पी ओ ए सी रूल। पीओएसी रूल। अब अगर पीओएसी रूल की बात करें, ध्यान से समझो, किसकी बात करें? पीओएसी रूल की अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या होता है पीओएसी रूल में। सबसे पहले इसका मतलब समझो पीओएसी रूल का, कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। क्या लिखोगे? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन लिखोगे, ठीक। बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई यार, क्या होता है आगे समझना ध्यान से। अब मैंने लिख दिया यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो अच्छा एक बात बताओ, जिसने इसका नाम सोचा था या जिसने ही बनाया था उससे एक छोटी सी गलती हुई, और अगर हमने उसमें ज्यादा हस्तक्षेप किया तो उसकी आत्मा हमें रात में परेशान करेगी, तो कोई भी कुछ करेगा नहीं। इसका नाम होना चाहिए था प्रिंसिपल ऑफ मास कंजर्वेशन। अच्छा एक बात बताओ भैया, पहले आदमी आया होगा तभी तो केमिस्ट्री बनी होगी, कि नहीं पहले केमिस्ट्री बन गई उसके बाद आदमी आया? ये तो अलबेली बात हो गई एकदम। बोलो भाई, बात क्लियर? तो क्या आया सबसे पहले? आदमी तो आया, यानी कि सबसे पहले मानव जाति आई, तभी तो इसके बारे में सोचा साइंटिस्टों ने। बोलो, तो इसका नाम होना चाहिए था क्या? लेकिन हम बिल्कुल नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं उसकी आत्मा भटकेगी और हमें परेशान करेगी। बात क्लियर? तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। अब देखो, अब पीओएसी में, पीओएसी हमेशा कहां पर लगाएंगे? जहां पर मास कंजर्व होगा। क्या होना चाहिए? जहां पर मास कंजर्व होगा, यानी कि अगर मास कंजर्व हो गया तो एटम भी क्या हो जाएंगे? कंजर्व हो जाएंगे। बोलो भाई, अगर मास कंजर्व हो गया तो एटम भी क्या हो जाएंगे? कंजर्व हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर? यानी कि अगर मास कंजर्व है तो एटम कंजर्व हो गए, वहां पर क्या लगाओगे? पीओएसी लगाओगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया गया, ये पूछना है कि सर अगर मान लो कोई भी चीज एक्सिस में कर दी, ध्यान दो बेटा इधर, अगर कोई भी चीज एक्सिस में कर दी, किसमें कर दी? एक्सिस में कर दी, तब आप पीओएसी की बात नहीं करोगे। बोलो भाई, तब आप पीओएसी की बात नहीं करोगे। यानी कि अगर कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर उस रिएक्शन में एक्सिस में है तो उसके रिस्पेक्ट में पीओएसी नहीं लगाओगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी से सॉल्व करते हैं स्टैक्योमेट्री। ये बहुत आसान तरीका होता है, बहुत ज्यादा आसान। तो समझो पहले, इधर ध्यान से समझना। अब देखो, बताना मुझे, जैसे मैंने लिखा A3V, क्या लिखा?
A3B, इससे क्या बनेगा 3A प्लस बी, क्या बनेगा 3A प्लस बी। वेट ऑफ ए है 5 ग्राम, कितना है 5 ग्राम है वेट ऑफ ए। अब मुझे बताओ अगर ए का वेट 5 ग्राम है तो A3B में यहां पर अगर ए का वेट 5 ग्राम है तो यहां पर ए का वेट कितना होगा सर 15 ग्राम या 5/3 ग्राम, बोलो बताओ भाई। नहीं, मैंने क्या कहा कि हमेशा एटम या मास क्या है कंजर्व है, वो चेंज नहीं होंगे, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर भी कितना है 5 ग्राम है तो ए का वेट यहां पर भी कितना होगा 5 ग्राम होगा। बात क्लियर, क्योंकि क्या रहती है चीजें, मास क्या रहता है कंजर्व, मास कंजर्व हो गए तो एटम क्या हो गए कंजर्व। बात क्लियर, अब समझो आगे, यहां तक बोलो भाई क्लियर हुई बात, आगे चले, कोई डाउट तो नहीं है, अगर डाउट हो तो बोल दो, दिमाग में कोई बात आ रही तो पूछ लो पहले, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलो देखो, अब देखो अगर आपने ये लिख लिया, अब ध्यान से समझना जरा इधर। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे हमारे पास है एक रिएक्शन के थ्रू हम आपको बात समझाते हैं, ठीक है। इसको जैसे अगर आपने लिख लिया, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं, बोर्ड पे स्पेस फ्री करता हूं। देखो समझो इधर क्या है कि KClO3 है, क्या है KClO3 जो ब्रेक हो रहा है KCl प्लस O2 में, KCl प्लस O2 में। अब मान लो अगर कोई रिएक्शन है और आपको सब पता चल गया, सब कुछ बैलेंस बैलेंस सब कुछ है, ठीक है, कि एटम भी कंजर्व है और मास भी कंजर्व है, तब आप इसमें एवरी एलिमेंट के अराउंड पीओएसी कैसे लगाओगे, समझो मेरी बात को, ठीक समझो। एक बार बोलूंगा तो फिर बात आप क्या करोगे समझ जाओगे, क्या होगा बात आप क्या होगी समझ जाओगी, ठीक है। तो देखो भाई इधर, अब मुझे क्या लगाना है इसमें, KClO3 में क्या लगाना है पीओएसी लगाना है, क्या लगाना है पीओएसी लगाना है। तो देखो हम कैसे पीओएसी लगाएंगे, बोर्ड पर ध्यान दो इधर। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे मेरी बात पर तो आपको एक बात बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, बहुत जल्दी एक बात समझ में आपको आ जाएगी कि देखो कि मैं जो चीजें लिखने जा रहा हूं, जो चीजें बातें मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है, ठीक। तो बताओ अगर KClO3 है हमारे पास और मुझे पहले K के रिस्पेक्ट में पीओएसी लगानी है, तो देखो कैसे लगाऊंगा, ध्यान दो इधर। अब हम सबसे पहले इस इक्वेशन में अप्लाइंग ऑन K, किस पर अप्लाई कर रहे हैं K पर अप्लाई कर रहे हैं, किस पर अप्लाई कर रहे हैं K पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम K पर पीओएसी अप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखोगे मोल्स ऑफ K, क्या लिखोगे कि मोल्स ऑफ K इन KClO3 इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट में देखो K कहां पर है KCl में है, इक्वल टू क्या करोगे मोल्स ऑफ KCl, क्या करोगे मोल्स ऑफ KCl कर दोगे। क्यों कर दोगे मोल्स ऑफ KCl बताओ भाई, क्यों कर दोगे मोल्स ऑफ KCl बोलो। अब मैंने कहा एटम कंजर्व रहने चाहिए, यानी कि मास कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। KClO3 में क्या है K है, और प्रोडक्ट में देखो KCl में क्या है K है कि नहीं। तो भाई अब देखो KClO3 में कितने K आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बोलो एक K दिखाई दे रहा है, और KCl में भी कितने K दिखाई दे रहे हैं एक K दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है यहां तक, बोलो कोई डाउट नहीं। तो देखो यानी कि अगर कोई भी डाउट नहीं है तो समझना मेरी बात, 1 × मोल्स ऑफ K इन KClO3, क्योंकि एक ही K है, इज इक्वल टू यहां पर कितने K हैं 1 × मोल्स ऑफ KCl, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में लग गया पीओएसी K के रिस्पेक्ट में लग गया। इसको इस तरीके से क्या करो एक बॉक्स में बंद कर लो, समझो, ठीक है। अब देखो आगे आप,
अगर आप के में लगाना सीख गए, के बाद देखो आप किस पे लगाओ, ऑक्सीजन पर लगाओ। अब ऑक्सीजन पर लगाओगे तो देखो कैसे लगाओगे, इसमें पीओएसी, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना है यहीं पर, रफ करें इसको, देखो चलो नीचे जगह है दिखाई देगा आपको, समझो जरा। अप्लाइंग ऑन के, अप्लाइंग ऑन के, कि के पर कैसे पीओएसी लगाएंगे, तो देखो सॉरी ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन पर कैसे पीओएसी लगाएंगे, तो समझो भाई क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ O in KClO3 is equal to moles of KCl, सॉरी क्या है जल्दी बोलो, ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O in O2, यही लिखेंगे, बोलो भाई। अब देखो यहां पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू मोल्स ऑफ, बोलो बेटा, मोल्स ऑफ, यहां पर ऊपर क्या था, गलत बोल रहे हो आप, गलत बोल रहे हो आप, ध्यान से समझो जरा। देखो यहां पर बोलो भैया ओ लिखोगे, नहीं भाई क्या लिखोगे, डायरेक्टली गलती मत कर देना, ये मोल्स ऑफ O2, क्या लिखोगे, मोल्स ऑफ O2, तो देखो क्या हो गया, ध्यान से समझो, मोल्स ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2, क्लियर बात, मोल्स ऑफ O2, तो यहां क्या लिख सकते हो, KClO3 में कितने ऑक्सीजन है, 3, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू मोल्स ऑफ O इन KClO3 इज इक्वल टू 2, 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, क्या लिखोगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, ये क्या आ गया आपका, पीओएसी लगाने का क्या सीख गए आप, तरीका सीख गए, क्या सीख गए आप, पीओएसी लगाने का आप तरीका सीख गए, बिल्कुल भी अच्छे से। देखो इसको जरा रफ करते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे तक बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या लिखोगे, 3 इंटू मोल्स ऑफ O in KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ O2, इसे एक बॉक्स में बंद कर लो, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा इसलिए मैंने इसे ऊपर लिख दिया, ठीक है, इसे मैंने ऊपर लिख दिया, क्लियर, इसे नोट डाउन करो आप, नोट कर लिया सबने, बोलो भाई नोट कर लिया सबने, पहले इसको नोट करो आप सारे लोग, फिर मैं आगे चलूं, लिख लिया, देखो इधर इसको रफ कर देता हूं सब, देखो लिखा है CXHYOZ, क्या लिखा मैंने, CXHYOZ प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा, क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा। अब मैं कहता हूं C है, H है, O है, C के रिस्पेक्ट में लगा के दिखाओ, H के रिस्पेक्ट में लगा के दिखाओ, और O के रिस्पेक्ट, चलो करो जल्दी, मैं खड़ा हूं देख रहा हूं, करके दिखाओ जल्दी, करो सारे लोग, करो सारे लोग करके दिखाओ फटाफट इस क्वेश्चन को, कि C के रिस्पेक्ट में स्टैक्योमेट्री लगानी है, H के रिस्पेक्ट में स्टैक्योमेट्री लगानी है, और किसके रिस्पेक्ट में लगानी है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में लगानी है, क्या आपको पीओएसी रूल, ठीक, या स्टैक्योमेट्री मतलब पीओएसी रूल लगाना है, ठीक है, ध्यान सुनो, बताओ, अब डायरेक्ट बोलना, पहला स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट दूसरा वाला बोलना, क्या लिखोगे, तो देखो हम लिखे, अच्छा कार्बन में देखो, कार्बन में क्या है, ध्यान से समझो,
ठीक है, देखो कितने मोल है यहां पर कार्बन के x, तो क्या लिखोगे x इंटू मोल्स ऑफ सी एक्स ओ सॉरी एच वाई ओ जेड इक्वल टू कार्बन प्रोडक्ट में कहां है CO2, 1 इंटू मोल्स ऑफ CO2। ठीक, अब देखो इसके बाद समझो बाई, देखो तो क्या लिखोगे, कितने मोल है यहां पर बाई के, बाई सॉरी हाइड्रोजन के कितने मोल है वाई, तो क्या लिखोगे वाई इंटू मोल्स ऑफ सी एक्स एच वाई ओ जेड इक्वल टू, अब देखो हाइड्रोजन के कितने मोल है यहां पर, बोलो 2, तो 2 इंटू मोल्स ऑफ किसमें है, लेकिन ये वाटर में, वाटर लिख दी। फिर देखो अब यहां पर देखो कुछ आधे बच्चे गलत बोल रहे हैं, देखो है आने लगी है बाजें, जेड इंटू मोल्स ऑफ सी एक्स एच वाई ओ जेड प्लस क्या होगा मोल्स ऑफ O2, तो कितने मोल्स हैं ऑक्सीजन के, जल्दी बोलो 2, तो क्या लिखोगे प्लस 2 इंटू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, बोलो कहां कहां पर ऑक्सीजन है, मोल्स ऑफ CO2 यानी कि 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 प्लस क्या लिखोगे मोल्स, अब यहां पर कितने ऑक्सीजन है 1, मोल्स ऑफ H2O लिखोगे। ठीक है, देखो कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, 2 हो 3 हो, ठीक है, अब कोई भी डेटा वैल्यू दियो फटाफट लगाओगे आंसर क्या कर दोगे, सॉल्व कर दोगे यार। बात क्लियर, ठीक, इसको नोट करो अच्छे से, सब लोग नोट करो, क्लास के सभी लोग जल्दी नोट करो, जल्दी करो। रफ करता हूं इसको, ये भी लिखा हुआ भी रफ कर देता हूं। जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है, कोई गड़बड़ी मत करना, जहां पर समझ में ना आए फिर से पूछना, और मैं बहुत आराम आराम से धीरे धीरे इस क्वेश्चन को कराऊंगा। देखो क्वेश्चन में दिया था कि व्हाइट फास्फोरस यानी कि P4 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो ये बना रहा है P4O10 बना रहा है, क्या बना रहा है P4, और ऑक्सीजन किसमें है यहां पर एक्सिस में है। P4 रिएक्शन कर रहा है BaCl2 के साथ, किसके साथ कर रहा है BaCl2 के साथ कर रहा है, और यहां पर BaCl2 किसमें है एक्सिस में है, तो ये बना रहा है Ba, क्या बना रहा है बेरियम फॉस्फेट BaPO4 का होल ट्वाइस बना रहा है, ये बना रहा है, और इसका अमाउंट दिया गया है 31 ग्राम, कितना दिया गया है 31 ग्राम। अब समझने वाली बात देखो क्या है भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अगर आएगा तो आधी जनता ध्वस्त हो जाएगी इस क्वेश्चन को देखकर कि अरे ये कैसा पूछ लिया, पूछा क्या इसमें। अब ये देखो आपसे पूछा था कि कैलकुलेट वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट, क्या पूछा था कैलकुलेट वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट, ये पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था कैलकुलेट वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट, आपसे क्या किया गया पूछा गया है, क्लियर बात। अब वेट ऑफ बेरियम फॉस्फेट अगर पूछा है भाई तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। अब देखो, अब ऑक्सीजन अगर एक्सेस में दे दिया तो पीओएसी तो रूल लग नहीं सकता इसके रिस्पेक्ट में क्योंकि एक्सेस में है, ठीक, तो देखो क्या होगा, समझना जरा ध्यान से, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में नहीं लग सकता है, ठीक, और अगर हम एक के रिस्पेक्ट में लगाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, अब डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ऑक्सीजन एक्सिस में है तो इसके रिस्पेक्ट में पीओएसी नहीं लगा सकते, अगर इसके P4 के रिस्पेक्ट में अगर पीओएसी आप लगा भी दोगे तो उससे कोई कंक्लूजन निकलने वाला नहीं है, क्योंकि यहां वेट पूछा आपसे बेरियम फॉस्फेट और उसमें क्या आ जा रहा है ऑक्सीजन आ जा रहा है। बोलो भाई बोलो, बात क्लियर। देखो आगे क्या करेंगे हम, अब
मान लो अगर ये एक्सिस में है ये चीज, तो ये बहुत ज्यादा है, तो P4 पूरा का पूरा क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। और क्या बनाया होगा इसने, अगर ये 31 ग्राम था, ठीक, तो इसने क्या बनाया होगा, 31 ग्राम P4O10 में मतलब ये कंपाउंड बनाया होगा। यानी कि जब ये फास्फोरस क्या हो गया, लिमिटिंग का काम करने लगा, और लिमिटिंग का काम करने लगा तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये कितना फॉर्म हुआ होगा, 31 ग्राम फॉर्म हुआ होगा। बात समझ में आ गई। अब अगर फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास है 31, उससे अगर डिवाइड कर दोगे तो ये चीज 1 मोल के बराबर आ गई। बोलो भाई, यानी कि कितना P4O10 फॉर्म हो गया, 1 मोल। कितना फॉर्म हो गया, चाहे यहां से देख लो भाई, इसका मोलर मास कितना हो गया, 31। एक फास्फोरस की बात हो रही है, भी ध्यान रखना, एक फास्फोरस की, ठीक है। कितना हो गया, 31 हो गया। 31 से 31 को अगर डिवाइड कर दोगे तब भी तो कितने मोल आएंगे, 1 ही मोल तो आएगा। क्लियर बात। अब समझो यहां पर देखो, अब आप देखो यहां पर, यानी कि BaCl2 एक्सिस में है, यानी कि P4O10 ने जब BaCl2 के साथ रिएक्ट किया होगा तो क्या पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा, P4O10 पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। जब P4O10 पूरा का पूरा खत्म हो गया तो हमारे पास क्या बचा, BaPO4 का होल ट्वाइस बना। और ये कितना बना, कितने मोल है इसके, बोलो, या ऐसे मान लो ये कितना बना, ठीक है, कितना बनेगा, इसको कुछ ना कुछ तो आपको मानना पड़ेगा। बताओ, तुम बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ, हाँ बोलो, बोलो जल्दी बोलो, बोलो क्या करें आगे। अच्छा, इसको x मोल मान लो, ठीक है, सही बोले आप। क्या मान लें कि सर ये 1 मोल था, और 1 मोल ये पूरा का पूरा BaCl2 के साथ रिएक्ट करके खत्म हो गया, ठीक, इसने बनाया बेरियम फॉस्फेट। क्लियर बात। यानी कि बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल आए, x मोल आए, ठीक। और यहां पर देखो फॉस्फोरस कितना है इसमें, कंपाउंड में कितने हैं, 2 है। कितने हैं, 2। तो क्या करोगे, बोलो भाई, क्या करोगे, यानी कि अगर आपने इसके x मोल माने, पूरे के कितने माने, x मोल, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा, 2x। पूरे के मोल x है, पूरे के मोल क्या है, x है, तो 2 इंटू 1, फास्फोरस के कितने मोल है, बोलो 1, सॉरी, पूरे कंपाउंड के हमने कितने मोल माने, x मोल माने, कितने फास्फोरस हैं, 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स, जो कितने मोल के इक्वल होगा, फास्फोरस का कितना मोल आया था, 1 मोल के इक्वल होगा। तो x इक्वल टू आ गया 1/2, यानी कि बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल आ गए, 1/2, यानी कि मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि मोल हो गया वेट इन ग्राम। अब यहां पर किसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे, BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट रख दो, सॉरी BaPO4 का होल ट्वाइस इसका मॉलिक्यूलर वेट रखोगे। मोल आपके पास कितने आ गए हैं, 1/2 आ गए हैं, तो आप क्या करोगे, वेट इन ग्राम क्या करोगे, कैलकुलेट कर लोगे। आ गई बात समझ में, ठीक है। हाँ ध्यान समझना, फिर से समझा दें। देखो भाई, हमारे पास फास्फोरस के 31 ग्राम थे, उसने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कोई बात नहीं, समझा देते हैं। अब ऑक्सीजन अगर एक्सेस में था तो हमारे पास P4 पूरा का पूरा खत्म हो गया होगा। P4 पूरा का पूरा खत्म होने के बाद यानी कि ये हमारा क्या होगा, Lr बना होगा, और इसने इस P4O10 में 31 ग्राम फास्फोरस क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। अब 31 ग्राम का मतलब हो गया क्या, एक फास्फोरस का मोलर मास हो गया 31, यानी 31/31, ये चीज कितने मोल के बराबर आ गई, 1 मोल, यानी कि इसका 1 मोल बेरियम फॉस्फेट एक्सिस में है, बेरियम क्लोराइड एक्सिस में है, इसके साथ रिएक्शन करके
क्या बनाएगा, बेरियम फॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, बेरियम फॉस्फेट बनाएगा। और बेरियम फॉस्फेट बनाने के बाद क्या होगा, हमने क्या माना कि बेरियम फॉस्फेट का हमारे पास X मोल बन रहा है और यहां पर फास्फोरस कितने हैं, 2, यानी कितना हो जाएगा, पूरे कंपाउंड में पूरे कंपाउंड के मोल X हैं, फास्फोरस है 2, तो 2 इंटू क्या करोगे, X करोगे और टोटल फास्फोरस के मोल के बराबर कर दोगे। कितने मोल थे फास्फोरस के, 1 मोल था, यानी 2X इज इक्वल टू 1, X इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। बात क्लियर यहां तक। अब अगर 1/2 आ गया तो X इक्वल टू आ गया 1/2 और आपने यहां से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसको रफ कर देता हूं। देखो, यानी कि पीओएसी रूल की क्या हो गई, बात खत्म हो गई। अब एक बड़ा लास्ट टॉपिक बचता है, बोल कॉन्सेप्ट फिनिश हो जाएगा पूरा का पूरा। हालांकि मुझे ये पहले थोड़ा पढ़ा देना चाहिए था, मैंने सोचा ये टफ टॉपिक है, सबसे बाद में लेके चलूं, जिससे पहले वो चीजें करा दूं आप, जिससे आपके दिमाग में डर ना है। 11th में आते हैं, डर आ जाता है, अरे इतनी कठिन कठिन चीजें पढ़नी है भाई, हम कैसे पढ़ेंगे, हमें तो पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो समझो बात को, ध्यान से समझो। देखो अब समझना, यानी कि टॉपिक का नाम है गैस एनालिसिस। गैस एनालिसिस क्या बोलते हैं इसको, गैस एनालिसिस। और इसको और भी बोलते हैं एडियोमेट्री। क्या बोलते हैं, एडियोमेट्री। ठीक, देखो ब्रैकेट में लिखो IODIO, एडियोमेट्री, IODIOMETRY। ठीक है भाई, क्लियर। आइडियोमेट्री क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियोमेट्री बोलते हैं। देखो तो कैसे करोगे भाई, समझना, कुछ बातें इसमें याद होनी चाहिए। ठीक, अगर वो बातें याद नहीं हुई तो क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा, पहले बता दो। क्लियर, ध्यान से समझो, ध्यान से समझना मेरी बात। लिखने जा रहा हूं मैं बोर्ड पर, देखो जो बातें मैं लिखा रहा हूं ये सब बातें आइडियोमेट्री के केस में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बताओ भाई, बोलो चोटी साहब, कितने कैसे होते हैं, एसिडिक गैस। क्या होती है, एसिडिक गैस। फॉर एग्जांपल देखो, बोलो SO2, और बोलो CO2, N2O, N2O5 एक्सेट्रा। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप, कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो किसमें डिसॉल्व हो जाता है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन पाइरोगैलॉल। दूसरा पॉइंट लिखो, ये पता होना चाहिए आपको, अगर पता नहीं होगा तो मजा नहीं है, मतलब आप बात क्या बोलूं कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी बोलो, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन एल्कलाइन पाइरोगैलॉल। मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, तुम बैठे हुए थे, एल्कलाइन पाइरोगैलॉल। ठीक है, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व इन एल्कलाइन पाइरोगैलॉल। तीसरा पॉइंट ध्यान दो, ओजोन गैस का मतलब हो गया O3। क्या हो गया, O3 डिसॉल्व इन ओजोन गैस डिसॉल्व इन टारपीन ऑयल। ठीक है, टारपीन ऑयल। अब देखो उसको
हिंदी में बोलते हैं हम लोग तारपीन, जो पेंट वगैरह में यूज होता है। क्या बोलते हैं? जो पेंट वगैरह में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? तारपीन ऑयल्स बोलते हैं। अब देखो इसको, लेकिन इंग्लिश में कभी भी आप तारपीन नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जल्दी बताओ क्या लिखोगे? ठीक है, क्या लिखोगे? बोलो। अरे कल बताया था, भूल गए? हद है भाई। देखो, टेरपेंटीन ऑयल, TARPANTIEN, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेरपेंटीन ऑयल। क्या बोलते हैं? टेरपेंटीन ऑयल। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ, तो इतनी बातें पहले आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यहां तक बात क्लियर? अब देखो, ये अगर बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो देखो क्या है कि अगर इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एक वर्ड का यूज होगा कॉन्ट्रैक्शन। किसका वर्ड यूज होगा? कॉन्ट्रैक्शन। का मतलब क्या होगा? और एक बात, जैसे इसको रफ करता हूं पहले। जैसे मान लो CXHY है, समझो CXHY है, और O2 एक्सिस में है। किसमें है? O2 एक्सिस में है। O2 क्या एक्सिस में है? ये बना रहा है CO2 प्लस वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है? CO2। और यहां पर वाटर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। क्या है? गैस। अब देखो, अगर वाटर गैस फॉर्म में है और CO2 भी किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है, यानी कि जितना स्पेस CO2 ने कवर कर रखा होगा उतना स्पेस तो इस वाटर गैस से कवर कर रखा होगा, क्योंकि वाटर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। यानी कि वाटर का भी क्या होगा? वाटर गैस फॉर्म में है तो इसका भी क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई? अगर आपको यहां तक मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई तो अब एक बात बोलने जा रहा हूं। अगर मैंने कह दिया कि इसको कूल्ड किया जा रहा है, इसको ठंडा किया जा रहा है, तो जो गैस है वो किस फॉर्म में कंडेंस होकर चली जाएगी? लिक्विड। यानी कि वाटर कहां चला जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। जब वाटर लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा तो ये नीचे बैठ जाएगा, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? निग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर यहां किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में। और अगर ये वाटर गैस फॉर्म में है और अगर आप गैस को कूल कर रहे हो, गैस को आप अगर कूल कर रहे हो तो क्या होगा? ये वाटर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा और ये नीचे बैठ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम क्या कर देंगे? हम निग्लेक्ट कर देंगे। अगर उसने बोला, कभी भी क्वेश्चन बोलेगा कि एट हाई टेम्परेचर, अगर यूज करें, वर्ड बता देता हूं, एट हाई टेम्परेचर, तो आपको समझ जाना है वाटर किस फॉर्म में है? गैस फॉर्म में है। टेम्परेचर बोले 104, 105, 100 से ऊपर टेम्परेचर बोल दे तो आपको समझ जाना है वाटर किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में है। वॉल्यूम निग्लेक्ट नहीं होगा। ठीक, एक नोट लिखो, मैं डिक्टेट कर रहा हूं, नोट लिखो जल्दी, नोट लिखो, नोट लिखो। इन केस ऑफ कूलिंग, लिखो, इन केस ऑफ कूलिंग, इन केस ऑफ कूलिंग द वॉल्यूम इज निग्लिजिबल as compared to the volume of the container, volume of the container, as compared to the volume of the container। अब समझो आगे, volume of the container, because on cooling, because on cooling in gaseous water, because on cooling in gaseous water is converted into liquid, is converted into liquid। ठीक, क्लियर? ये नोट आपने अपनी कॉपी में लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन आप लिखिएगा, क्लास में जितने लोग बैठे सारे लोग नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को। सीट में भी है ये क्वेश्चन, मैंने जो सीट दी आप लोगों को उसमें भी क्वेश्चन है ये। तो आप पहले अगर सीट नहीं लेके आए, क्यों? वो टिफिन में रखने के लिए दी है क्या? क्लास में आया करो तो सीट लेके आया करो, समझे? बात समझ में नहीं आती लगता है तुमको, बहुत मारेंगे। लिखो क्वेश्चन, नहीं लेके आए हो तो, कि 7.5 ml 7.5 ml 7.5 ml of hydrocarbon gas
of hydrocarbon gas was exploded with excess of oxygen with excess of oxygen with excess of oxygen on cooling was found to have undergone contraction of 15 ml full stop. If vapor density of hydrocarbon is 14, determine the formula. अब देखो डिटरमाइन फॉर्मूला आप कैसे करोगे, ध्यान दो भाई, ध्यान से समझना। देखो अब हमारे पास इसी क्वेश्चन से काम चल जाएगा, यही तो बोला उसने कि हाइड्रोकार्बन है, ऑक्सीजन एक्सिस में है, क्यों दोबारा लिखना। देखो और इसका वॉल्यूम कितना दिया गया है, 20 मतलब 7 ऐसे सॉरी वॉल्यूम दिया गया है 7.5 ml। कितना दिया गया है, 7.5 ml है ये वॉल्यूम। अब एक बात समझना, जो एडिटियोमेट्री की प्रोसेस होती है, जो पूरा गैस एनालिसिस होता है कहीं पर, वो ऐसा तो थोड़ी है कि कहीं घर में बैठ के कर लिया, कि मैदान में बैठ के कर लिया, यानी कि एक लैब में कर रहे होगे। पूरा का पूरा फिनोमेना कहीं लैब में चल रहा होगा, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग कहीं ना कहीं पर हो रही होगी। जो भी काम आप कर रहे होगे एक लेबोरेटरी में कर रहे होगे, इसलिए क्या बोला जाता है, इसका प्रेशर और टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये जो भी प्रोसेस करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, P एंड T क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। जब P और T कांस्टेंट है तो देखो PV इज इक्वल टू nRT से, यानी कि P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, N हो गया। यानी कि वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अगर आप नंबर ऑफ मोल्स की बात करो या वॉल्यूम की बात करो, एक ही बात है। बोलो यहां तक कोई डाउट। अब दिया है वेपर डेंसिटी, क्वेश्चन में दी है 14, कितनी दी है 14, यानी कि एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2। तो मोलर मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, ये कितना है 14, मॉलिक्यूलर वेट m डिवाइडेड बाई 2, तो ये m इज इक्वल टू आ गया 28। ये पहले मैंने यहां निकाल के रख दिया, ठीक है। इससे इतना एनालिसिस हो गया कि मोलर मास कितना आ गया, 28 आ गया। अब इसको समझो जरा, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो जरा कि अब क्या करना चाहिए कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, नंबर ऑफ मोल्स के हो गया। बताओ भाई। अब देखो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में आप स्टोइकियोमेट्री या पीओएसी रूल नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि O2 कहां पर है, यहां पर एक्सिस में है, ठीक। तो क्या करोगे, यहां देखो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की, तो देखो हाइड्रोजन कितना होगा, 7.5 इंटू वाई इज इक्वल टू 7.5 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना होगा, जल्दी बोलो, 1.5। अच्छा एक सेकंड, यहां पर इसका वॉल्यूम कितना बोला है, 15 ml है। कितना है, 15 ml है, ठीक। यानी कि अगर इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 15 ml। देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसमें मैंने भी डिक्टेट किया है, बोला है। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार आप, मैंने लिखा, अब मुझे रुक जाओ, पहले इसको मैं रफ कर दूं वरना आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। अब लगाओ पीओसी रूल, अब लगाओ आप पीओएसी रूल लगाओ। कैसे निकालोगे वाई और कैसे निकालोगे एक्स, बताओ जल्दी बताओ। देखो नहीं बता पा रहे, देखो यहां पर वॉल्यूम कितना है 7.5। जब आप पीओएसी रूल लगाते थे, मोल्स बराबर करते थे, तो यहां पर क्या बराबर कर सकते हो, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम कितना है 7.5 इंटू वाई इज इक्वल टू, यहां कितना वॉल्यूम है 15 इंटू हाइड्रोजन का कितना है, बोलो 2। ये कितना हो गया 0.5, ये कितना आ गया बाई इज इक्वल टू 20/5। ऐसे कर दूंगा तो मेडिकल वाले कहेंगे जीरो कहां से आ गया, यहां पॉइंट था, इसको हटाया, 5 4 जा 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब x कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। अब x निकालना है, अब यहां पर देखो क्या है,
CO2 है, और यहां पर बोला क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक्सिस में है। तो इसके रिस्पेक्ट में पीओएसी नहीं लगा सकते। तो क्या करना है समझना जरा, ठीक है। देखो भाई क्या करोगे, समझो जरा मेरी बात यहां पर। अब देखो ध्यान देना, कार्बन है, हाइड्रोजन है। कार्बन का मोलर मास कितना होता है, 12 इंटू एक्स, लिख दिया मैंने, प्लस वाई, क्या लिखा, प्लस वाई, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, वाई है, इज इक्वल टू टोटल वेपर डेंसिटी कितनी आई, 28, कितनी आई, 28, यानी कि ये कितना आ गया, 12x प्लस 4 इज इक्वल टू 28। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइनली, 24, यानी कि 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो क्या फॉर्मूला बन गया, बोलो क्या फॉर्मूला बन गया, यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया, जल्दी बताओ, C2H4। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि क्या फॉर्मूला बन गया, C2H4 बन गया, यानी कि ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। बात क्लियर है यहां पर, बोलो भाई, कोई डाउट हो तो बताओ। एक क्वेश्चन और देता हूं, उस क्वेश्चन को आपको घर से करना है, अगर ना आए तो पूछना है, लेकिन वो कर लोगे तुम, आसान क्वेश्चन है, उसमें कोई भी, अच्छा हाँ अभी एक बात और, अगर कोई इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछता है कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा, तो एट कॉन्ट्रैक्शन बात और कर लें, इसको रफ कर देता हूं जरा, ये लिख लिया होगा आपने। अब देखो कह रहा क्वेश्चन की लाइन को समझो, उसने कूलिंग कर दी है, क्या कर दी है, कूलिंग कर दी है, यानी कि जो वाटर गैस फॉर्म में होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, पहली बात लिक्विड में हो गया होगा, यानी कि जो गैस का वॉल्यूम होगा, जो वाटर ने ऑक्यूपाई कर रखा होगा, उसे क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। अब अगर उसे निग्लेक्ट कर दोगे तो देखो क्या आएगा, एट कॉन्ट्रैक्शन अगर वॉल्यूम आपसे पूछा जाए तो देखो क्या होगा, समझना जरा। हम यहां पर क्या करेंगे कि वॉल्यूम की बात करेंगे, तो एट कॉन्ट्रैक्शन अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के केस में कितना होता है, समझना कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन आप निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट का वॉल्यूम कितना है, 7.5 ml, माइनस प्रोडक्ट का वॉल्यूम कितना है, 15 ml। लेकिन ये कौन सा वाला वॉल्यूम है, जो वाटर गैस फॉर्म में था, लेकिन कूल करने के बाद ये कहां पर चला गया, लिक्विड फॉर्म में चला गया, तो इसको क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे, क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। अब अगर इसको निग्लेक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ 7.5 ml आ जाएगा, सिर्फ यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्लियर, यानी कि मोल कंसेप्ट फिनिश। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, लेकिन बताएंगे नहीं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। जो भी चैप्टर की वीडियो मिलेगी कंप्लीट, काइनेटिक्स पढ़ ली, सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, मोल कंसेप्ट पढ़ लिया, रिडॉक्स पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट, जो भी चैप्टर मिलेगा आपको मेरा पूरा कंप्लीट मिलेगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। बात क्लियर है यहां तक, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास, ओके।